हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एनोमली ऑफ मेटल्स। अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन आपके पास एमडीयू 2016 में है और एमडीयू के एग्जाम में 2014 में आया है। 16 में आया था व्हाट इज एनोमली इन स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स एंड हाउ दिस एनोमली इज रिजॉल्व्ड और रिमूव्ड। एंड 14 में अगेन ये क्वेश्चन आया था व्हाट इज एनोमली इन स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स एंड हाउ दिस एनोमली सॉल्व्ड। तो यही क्वेश्चन का आंसर आज हम देखेंगे, इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले बात, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्या। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब सपोज आपके पास एक यूनिट मास का ब्लॉक मैंने ये दिया हुआ है और इसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री केल्विन से रेज कर रहा है, तो जितनी मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करूंगी, जितनी मैं इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ दिस मेटल प्रोवाइडेड द मास ऑफ दिस मेटल दिस सब्सटेंस इज 1 यूनिट, दैट इज 1 kg। तो 1 किलोग्राम कोई भी सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री केल्विन रेज करने के लिए जितनी मैं इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करूंगी, वह इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अब आपके पास सब्सटेंस जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, वन इज इंसुलेटर, अदर इज मेटल्स। दोनों में फर्क क्या है। इंसुलेटर में अगर आप देखो तो आपके पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में जो है यहाँ पे अरेंज होते हैं इंसुलेटर में। ये मैंने आपके पास डिफरेंट एटम्स को शो किया हुआ है कि एटम्स आपके पास एक लेटेस्ट स्ट्रक्चर में अरेंज है। तो ये एटम्स जो आपके लेटेस्ट स्ट्रक्चर में अरेंज्ड है, ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर में चार्ज कैरियर जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास नहीं होते एट रूम टेम्परेचर। लेकिन मेटल्स में ऐसा नहीं है। मेटल्स में एटॉमिक अरेंजमेंट जो आपके पास लेटेस्ट स्ट्रक्चर में है वो तो होता ही है, साथ में आपके पास इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को शो करूँ तो इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास, सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, दूसरा इस तरफ मूव कर रहा है, तीसरा इस तरफ मूव कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन गैस भी इसमें मेरे पास प्रेजेंट होगी जो एटॉमिक अरेंजमेंट में इधर उधर आपके पास कंडक्शन के लिए अवेलेबल है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि आपके पास इंसुलेटर में सिर्फ आपके पास सिर्फ एटॉमिक अरेंजमेंट है। तो यहां पर आपके पास सिर्फ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, या तो एटम्स है या आपके पास मॉलिक्यूल है जो एक लेटेस्ट स्ट्रक्चर में है। तो ये आपके पास एक लेटेस्ट स्ट्रक्चर में है। लेकिन अगर हम मेटल्स में देखें तो मेटल्स में आपके पास एटम्स भी हैं और साथ में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसलिए क्योंकि मेटल्स में आयनाइजेशन एनर्जी हम देखें तो एक पर्टिकुलर एटम अगर हम लें, इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है रूम टेम्परेचर, इसको बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी चाहिए रूम टेम्परेचर पे जो इसको अवेलेबल होती है बाहर इस एटॉमिक अरेंजमेंट से बाहर निकलने के लिए। तो इवन एट रूम टेम्परेचर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। ये और यही आपके पास ये फ्री फ्रॉम दिस लेटेस्ट स्ट्रक्चर होते हैं और इधर उधर लेटेस्ट स्ट्रक्चर के जो फोर्स है लेटेस्ट स्ट्रक्चर का वो इनके ऊपर नहीं लगता है। तो ये फ्री है फ्रॉम एनी फोर्स एंड दे आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन। अब क्या है, अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं, मेटल्स को या इंसुलेटर को, तो इनमें जो एटम्स जो प्रेजेंट हैं, जो आपके पास एटम्स हैं, वो जब उनको हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो लेटेस्ट स्ट्रक्चर में या तो वाइब्रेशन उनकी शुरू हो जाती है, वाइब्रेशन ऑलरेडी हो रही है तो फास्ट हो जाती है, या फिर दूसरा उनमें रोटेशनल मोशन भी आ सकती है। तो एनी टाइप ऑफ मोशन, इधर वाइब्रेशन और रोटेशन मोशन पॉसिबल है। लेकिन ये लेटेस्ट अपनी मीन पोजीशन को छोड़कर आपके पास लेटेस्ट स्ट्रक्चर में जो एटम है वो मीन पोजीशन छोड़कर नहीं जाता, वो वहीं रहता है जहां पर आपकी इसकी मीन पोजीशन के अबाउट ही इसकी वाइब्रेशन, या आपके पास मीन पोजीशन के अबाउट इसकी एटम्स की रोटेशनल मोशन होती है। लेकिन हम मेटल्स में कंसीडर करें तो एटम की मूवमेंट तो बिल्कुल इसी तरह से होगी हीट प्रोवाइड करने में, या तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे या उनमें रोटेशनल मोशन आ जाएगी। तो हीट प्रोवाइड करेंगे तो एनर्जी उनकी एटम्स की इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसमें एक सेकेंड आइडेंटिटी भी है जो हीट को लेगी, वो है आपके पास मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आपके पास जो है इनकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी, ये ट्रांसलेशन मोशन इनमें आ जाएगी और इसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। एटम्स में अगर देखें तो एटम्स क्योंकि एक स्ट्रक्चर में बाउंड है, उनके ऊपर फोर्स भी लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो नेचुरली उनकी जो है फोर्स लगेगा तो वहां पर इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और दूसरी इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी। दो तरह की एनर्जी आपके पास एटम्स के लिए पॉसिबल है, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स अगर हम मेटल्स में देखें तो दे आर फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ फोर्स, इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इनकी जीरो है और इनके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेंगे, इनके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो इन समरी अगर हम देखें तो मेटल्स में आपके पास एटम्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो जब आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो जो हीट है वो मेटल्स में एटम भी लेंगे और इलेक्ट्रॉन भी लेंगे और उसकी वजह से एटम्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बढ़ेंगी और इलेक्ट्रॉन्स की सिर्फ आपके पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। उसके दूसरी तरफ हम इंसुलेटर में देखें तो इंसुलेटर में सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहाँ पर एटम्स हैं और एटम्स हैं तो एटम्स को अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर इनकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों में चेंज होगा हीट की वजह से। तो हीट की वजह से चेंज होगा तो नेचुरली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों गेन करेंगी और आपके पास यहाँ पे सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हमने देखा कि हीट कैपेसिटी अगर हम मेटल्स की देखें तो मेटल्स में हीट कैपेसिटी में कंट्रीब्यूशन आपके पास एटम्स का भी है और इलेक्ट्रॉन्स का भी है। अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट देखें तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेटल की अप्रोक्सीमेटली सेम एज दैट ऑफ इंसुलेटर होगी। इट मींस एट रूम टेम्परेचर अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली जो आपके पास हीट कैपेसिटी है मेटल्स की वो अप्रोक्सीमेटली 3R होगी, जो कि इंसुलेटर की एट रूम टेम्परेचर 3R के इक्वल होती है, उतनी ही इसकी होगी। इट मीन्स एट रूम टेम्परेचर जो कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का टुवर्ड्स हीट कैपेसिटी वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स टुवर्ड्स हीट कैपेसिटी। तो हम लिख सकते हैं कि मेटल्स के लिए अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम देखें एट कांस्टेंट वॉल्यूम देखें तो आपके पास हीट कैपेसिटी है वो दो पार्ट से मिलके बनी है। एक तो आपके पास लेटेस्ट वाइब्रेशन कंट्रीब्यूशन है और दूसरा आपके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन है जो कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ आपके पास जो है ऑलमोस्ट आपके पास ग्राफ ये आता है कि अगर हम टेम्परेचर को विद रिस्पेक्ट टू आपके पास टेम्परेचर को प्लॉट करें, स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर को प्लॉट करें तो हमारे पास ग्राफ ऐसा आता है। ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है एट 3R आपके पास और यहाँ से सब्सटेंस का जो सॉलिड सब्सटेंस है उसका मेल्टिंग पॉइंट आपके पास शुरू हो रहा है, उसके बाद स्पेसिफिक हीट फिर से इंक्रीज होगी। ठीक है, तो सॉलिड्स के लिए ये आपके पास 3R के बराबर है एट रूम टेम्परेचर। अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट 3R है और यही हमारे मेटल्स के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है जो कि 3R के अराउंड है। और लोअर टेम्परेचर पे अगर हम देखें तो लोअर टेम्परेचर पे कंट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का भी आ रहा है और आपके पास जो है एटॉमिक कंट्रीब्यूशन भी आ रहा है जो कि लेटेस्ट वाइब्रेशन कंट्रीब्यूशन है। अब ये हीट एनोमली है क्या? क्लासिकल थ्योरी ने ऐसा क्या प्रेडिक्ट कर दिया था जो कि आपके जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उनके अगेंस्ट जा रहा था, उनको करेक्टली आपके पास एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। क्लासिकली आप देखें तो हीट प्रोवाइड करेंगे तो उस हीट को आपके पास एटम्स भी लेंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी ले रहे हैं, दोनों ही ले रहे हैं, दोनों ही एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं। तो अभी आपको जैसे ऊपर एक्सप्लेन किया था कि हीट कैपेसिटी जो है मेटल्स में हम दो पार्ट से मिलके बनी है, वन इज लेटेस्ट वाइब्रेशन कंट्रीब्यूशन, सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन। तो अगर हम ये दोनों कंट्रीब्यूशन अलग अलग इवेलुएट करें और देखिए क्लासिकली कितना आ रहा है तो आपके पास जो है टोटल हीट कंट्रीब्यूशन ड्यू टू हार्मोनिक वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर हम देखें तो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपके पास होगा एवरेज एनर्जी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपके पास वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की हाफ kT है जो कि है आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इस तरह एवरेज पोटेंशियल एनर्जी आपके पास
हाफ KT है, दोनों मिलके आपके पास टोटल मिलेगी KT। अब आपके पास जो है एटम्स हैं वो 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेंगे। तो 1 डायमेंशनल ऑसिलेटर में एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन पॉसिबल थी, लेकिन अगर आप 3 डायमेंशनल ऑसिलेटर में देखो तो आपके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तीनों डायरेक्शन में आपके पास x, y और z, तीनों में आपके पास जो है वाइब्रेशन पॉसिबल है। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल में जो है एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे। फॉर 1 मोल ऑफ एटम आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3n है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो आप 3n, आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स n है। ईच एटम्स हैव 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसलिए आपके पास टोटल जो आपके पास 3n हार्मोनिक ऑसिलेटर के इक्विवेलेंट ये प्रॉब्लम होगी। तो टोटल आपके पास एवरेज एनर्जी वो 3n KT होगी या 3RT होगी। ये कॉन्ट्रीब्यूशन निकला है आपका एटॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि लेटेस्ट वाइब्रेशन की वजह से है, वो कॉन्ट्रीब्यूशन आपके पास निकला है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट ड्यू टू लेटेस्ट वाइब्रेशन आप लिख सकते हो कि मोलर स्पेसिफिक हीट है डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये आपके पास करली EL बाई करली T, अगर आप इसको डेरिवेटिव निकाले इसका तो आपके पास स्पेसिफिक हीट आ रही है आपके पास 3R के इक्वल। तो ये 3R जो है दैट इज स्पेसिफिक हीट ड्यू टू लेटेस्ट वाइब्रेशन। अब हम देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है स्पेसिफिक हीट में क्या कंट्रीब्यूशन होगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, उनकी कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। और अगर हम देखें कि देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम, तो जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने सोडियम मेटल ले लिया तो सोडियम मेटल की वैलेंसी 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वो कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन गैस ईच सोडियम एटम। तो अगर हम ये अजम्पशन लें कि देर इज 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम इन द मेटल, देन एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज गिवन बाय एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 3/2 NKT। अब ये 3/2 NKT क्यों है? क्योंकि आपके पास अगर हम देखें तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास इक्विपार्टीशन एनर्जी का जो आपके पास सिद्धांत है वो क्या कहता है कि हाफ KT पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास टोटल एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन की केस में ये हाफ KT होगी। आपने देखा एटॉमिक जो कंट्रीब्यूशन था जब आपने एटम्स की एनर्जी निकाली थी, दैट इज KT, क्योंकि वहां पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी थी और पोटेंशियल एनर्जी भी थी। इक्विपार्टीशन एनर्जी के अकॉर्डिंग दोनों ही हाफ KT एवरेज कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, तो टोटल KT बना था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपके पास जो है काइनेटिक एनर्जी, इसलिए हाफ KT आपने ऑन एन एवरेज एक इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगा। And each electron have 3 degree of freedom, and there are total n is Avogadro number of electrons in the gas, क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि देर इज 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम, तो जितने एटम्स हैं उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो हम टोटल एनर्जी अगर हम निकालें तो ये हमारे पास एनर्जी होगी कि हाफ KT मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास टोटल एनर्जी निकलाएगी, तो ये आ जाएगी 3/2 NKT, या आप NK इज R, तो आप लिख सकते हो 3/2 RT। तो मोलर कंट्रीब्यूशन, मोलर स्पेसिफिक हीट कंट्रीब्यूशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन इज, अगर हम देखें तो ये कंट्रीब्यूशन जो आपका होगा ये CVE दैट इक्वल्स टू करली E बाय करली T। और इस एक्सप्रेशन का अगर हम डेरिवेटिव अगर इसका निकालें, इस वाले एक्सप्रेशन का अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा आपके पास 3/2 R। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन। अब आप यहाँ देखें तो मैंने ये अज्यूम किया था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं अगर हम एनर्जी दे रहे हैं सभी एक्साइटेड होंगे, और क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3n है, n है, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके पास एनर्जी लेके एक्साइट होंगे, और इसकी वजह से हमने सभी का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सभी की एवरेज एनर्जी, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सभी की एवरेज एनर्जी ली है, और उस एनर्जी का डेरिवेटिव निकाल के हमने स्पेसिफिक हीट ड्यू टू
इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन निकालना है। अब अगर हम टोटल आपके पास लें कि कितना टोटल स्पेसिफिक हीट होगी मेटल्स की, तो ये स्पेसिफिक हीट आपका लेटेस्ट स्ट्रक्चर के कारण जो कंट्रीब्यूशन है वो भी होगा, और दूसरा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का जो कंट्रीब्यूशन है ये भी होगा। तो ये आ गया 3r प्लस 3/2r, दैट इज 9/2r। अब हमने देखा कि क्लासिकली अगर हम स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स देखें तो दैट इज 9/2r, जबकि आपके पास एक्सपेरिमेंटली जो है ये आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स इज अराउंड 3r। तो इट मीन्स जो क्लासिकली आपने प्रेडिक्ट की दैट इज अबाउट 50 टाइम्स हायर देन 3r, दैट इज 3r प्लस 3/2r, that is this part is 50% of this r, this is 50% higher than actual value, experimental value. Thus theoretical value अगर आप देखें तो theoretical value of molar specific heat predicted classically does not agree with the experimental value. This is called as specific heat anomaly of metals. तो यही आपकी स्पेसिफिक हीट एनोमली है मेटल्स की, कि आपके पास जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो 3r है, जो आपके पास थ्योरेटिकल वैल्यू है दैट इज 50% हायर देन क्लासिकल वैल्यू, और यही आपके पास एनोमली है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो आपके पास स्पेसिफिक हीट की वो थ्योरेटिकल वैल्यूज के साथ मैच नहीं कर रही। अब ये रिजल्ट क्या शो कर रहे हैं कि एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉनिक मोलर स्पेसिफिक हीट इज कंप्लीटली मास्क्ड by much larger specific heat CV due to latest vibration. It means आपके पास जो मोलर स्पेसिफिक हीट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन की वजह से है वो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है इन कंपैरिजन ऑफ जो स्पेसिफिक हीट है ड्यू टू लेटेस्ट वाइब्रेशन। बट अगर हम लो टेम्परेचर पे देखें तो बट एट लो टेम्परेचर मोलर स्पेसिफिक हीट CV of latest vibration approaches to zero much faster than electronic contribution, which approaches zero only proportional to temperature T, whereas specific heat जो आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट है due to latest vibration वो टेम्परेचर के क्यूब के प्रोपोर्शनल जो है ड्रॉप करती है, जबकि आपके पास अगर हम देखें तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आपके पास ड्रॉप कर रहा होता है एट लो टेम्परेचर। अब क्वांटम थ्योरी ने ये इस हीट कैपेसिटी की एनोमली को कैसे रिजॉल्व किया, अब हम वो देखेंगे। आपको पता है कि जहां पर एटॉमिक कंट्रीब्यूशन देखें तो एटॉमिक कंट्रीब्यूशन आपका एग्री कर रहा है आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से, दैट इज 3r आपके पास एटॉमिक कंट्रीब्यूशन आ रहा है। लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन देखें तो ये इसी को हमें आपके पास जो इसका कंट्रीब्यूशन है इसकी वजह से आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेटल्स की ठीक नहीं आ रही थी। तो नेचुरली हमने कुछ एटॉमिक कंट्रीब्यूशन में जो है यहाँ पर हमने क्लासिकली रॉन्ग किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए, उसको करेक्ट करने की जरूरत है। तो अब आपके पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है हमें निकालनी है इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि वही आपने क्लासिकली जो प्रैक्टिस किया है वो रॉन्ग है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर फर्मियंस, और वो फर्मियंस है तो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे, और फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे तो ये आपको पता है कि फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग एट लो टेम्परेचर जब हम नीचे से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करें तो आपकी लोअर स्टेट्स पहले ऑक्यूपाई होती है, धीरे धीरे हायर ऑक्यूपाई, और अगर हम 0 केल्विन की बात करें तो एक हाईएस्ट स्टेट जो है दैट इज फर्मी लेवल, उस तक आपके पास इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होगा। तो अगर हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करें मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये जो नीचे वाली जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाली स्टेट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक्साइट नहीं हो पाएंगे। सिर्फ जो आपके पास फर्मी लेवल के आसपास के इलेक्ट्रॉन है वही एक्साइट होके एनर्जी लेके हायर एनर्जी स्टेट्स में जाएंगे। जो आपके नीचे वाले लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो आपके पास
जो है वो एक्साइट नहीं होंगे, इसीलिए उनका कंट्रीब्यूशन जो है स्पेसिफिक हीट में नील रहेगा। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है स्पेसिफिक हीट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कुछ फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही स्पेसिफिक हीट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो क्योंकि ये फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स फॉलो कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आप कह सकते हैं स्मॉल चेंजेस टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन स्टेट विद एनर्जी मच लेस देन फर्मी एनर्जी, and since all the states are completely filled and remain so when temperature is changed। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो है आप थोड़ा सा अगर टेम्परेचर को चेंज करोगे तो वो टेम्परेचर चेंज बहुत सारी स्टेट्स को, सभी स्टेट्स को जो है इफेक्ट नहीं कर पाएगा, सिर्फ कुछ ही स्टेट जो फर्मी लेवल के अराउंड है उन्हीं को ये इफेक्ट करेगा, और बाकी सभी स्टेट्स जो है टेम्परेचर चेंज की वजह से अनचेंज्ड रहेंगी, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। This means energy of these electrons is therefore unaffected by temperature. So the electrons which are having energy much less than Fermi level contribute nothing to the heat capacity। और यही रीजन है, हमने क्लासिकली हमने प्रेडिक्ट किया था कि सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हीट कैपेसिटी को कंट्रीब्यूट करेंगे, इसीलिए हमने उसका कंट्रीब्यूशन 50% जो है कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा हमने डाल दिया था स्पेसिफिक हीट में इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन एक्चुअली सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, कुछ फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हीट कैपेसिटी को। तो अगर हम ये फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखें तो यहाँ पे आपके पास फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है फर्मी लेवल पे 0 डिग्री केल्विन पे आप देखें तो 0 डिग्री केल्विन तक आपके पास सभी एनर्जी स्टेट्स जो है वो आपके पास फिल्ड है, यहाँ पर सभी एनर्जी स्टेट फिल्ड हैं, और जो एनर्जी स्टेट अबव फर्मी लेवल हैं वो सारी एम्प्टी हैं। और किसी और टेम्परेचर पे देखिए तो आपके पास जैसे टेम्परेचर किसी और टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट जो है फर्मी लेवल जो है हाफ फिल्ड है, मीन्स जो आपके पास यहाँ पे ऑक्यूपेंसी इंडेक्स है जो आपके पास वो एफ्यूज है हाफ आ रहा है, ये हाफ फिल्ड है। तो जो ये आपके पास अगर यहाँ से आप इस कर्व को देखें, इधर से ये वाली कर्व देखें, तो ये आपने जो क्लासिकली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से कर्व निकाली थी उसके साथ मैच कर रही है। तो आपके पास सिर्फ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले जो इस वाले इसमें यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यही क्लासिकली बिहेव कर रहे हैं, बाकी कोई भी क्लासिकली बिहेव नहीं कर रहा। तो हम एक तरह से अगर हमें ये इलेक्ट्रॉन पता लग जाए कितने हैं तो हम एवरेज उनका कंट्रीब्यूशन हाफ KT करके, ये टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास n प्राइम है तो टोटल इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन n प्राइम मल्टीप्लाइड में उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम, हम ये निकाल सकते हैं कि इनका टोटल कंट्रीब्यूशन हीट कैपेसिटी की तरफ कितना होगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई कि हमें ये निकालना है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपके पास हीट कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब अगर हम एवरेज विड्थ देखें इस ग्राफ की यहाँ पर, तो ये एवरेज विड्थ जो है दैट इज KT, और यही KT नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके पास जो हीट कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हम कह सकते हैं द स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the small number of electron and effective of electron in the small energy range KT near the Fermi energy UF contribute to the specific heat. In the tail end of this region, Fermi function behaves as just like Maxwell function. So Fermi function is proportional to exponential minus beta times U. So in this region, tail region, this function behaves as a Maxwell distribution. Hence, one expects that each electron contributes roughly an amount of 3/2 KT. To the tail to the heat capacity. तो आपके पास रफली जो उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन है प्रोपोर्शनल एन इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन है, वो हर एक इलेक्ट्रॉन जो है 3/2 KT जो है एनर्जी हीट कैपेसिटी की तरफ, टोटल एनर्जी की तरफ आपके पास कंट्रीब्यूट कर रहा है। नेचुरली हीट कैपेसिटी की तरफ उनका कंट्रीब्यूशन 3/2 आपके पास K होगा।
तो अब प्रॉब्लम रह गई कि हमें कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स इन द एनर्जी रेंज U एंड U प्लस KT है। अगर हमें ये एनर्जी स्टेट्स, हमें नंबर ऑफ स्टेट्स इन दिस रेंज U एंड U प्लस KT मिल जाए तो उतने ही नंबर ऑफ इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस एनर्जी रेंज में होंगे, क्योंकि एक स्टेट को एक ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है, एक से ज्यादा नहीं, क्योंकि ये आपके पास फर्मियोन्स हैं। तो हमें निकालना है कितनी एनर्जी स्टेट्स GU इंटू DU आपके पास U एंड U प्लस KT। KT आपके पास आपने देखा था कि वो स्मॉल जो विड्थ है, UKT आपने देखा था, UKT आपके पास ये एवरेज विड्थ आपके पास ग्राफ की जो है, ये आपके पास ये है KT। ये KT अपने पास आपने टोटल यहाँ पर ऐड किया है, ये आपके पास टोटल कितना आपके पास हीट आएगी, रेंज जो आएगी वो U प्लस KT और U इन दो एनर्जी रेंज के बीच के आपने इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, कितने नंबर ऑफ इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एनर्जी रेंज होंगे। तो रफली आप लिख सकते हो कि N इफेक्टिव जो है दैट इज इक्वल टू GU इंटू आपने लिखना था GU इंटू DU, और आपके पास DU की वैल्यू दैट इज KT है, तो आप ये लिख सकते हो N इफेक्टिव इज GU इंटू KT। तो हीट कैपेसिटी अगर आप निकालो तो हीट कैपेसिटी आपके पास आ जाएगी N इफेक्टिव, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स है, मल्टीप्लाइड बाय हीट कैपेसिटी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। हीट कैपेसिटी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ये है, और N इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ये हैं। तो आप ये लिख सकते हो कि N इफेक्टिव इज 3/2 K स्क्वायर GU इंटू T। 3/2 K तो आपके पास यहाँ था, और एक K आपके पास जो आपके पास स्टेट्स हैं GU इंटू KT था, तो एक K आपके पास यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये आपके पास बनी आपके पास 3/2 K स्क्वायर GU इंटू T। तो हम ये रफली एस्टिमेट कर रहे हैं कि रफली हमारे पास हीट कैपेसिटी कितनी होगी। तो रफली हम देख सकते हैं कि ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ KT डिवाइड बाय UF ऑफ द टोटल इलेक्ट्रॉन आर इन द टेल रीजन। आपने देखा कि सिर्फ कुछ फ्रैक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही टेल रीजन में है, बाकी आपके पास नहीं है। और यही आपके पास फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपके पास N इफेक्टिव आपके पास आ जाएगा। N इफेक्टिव इक्वल्स टू इस एनर्जी रेंज में आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन विड्थ जो है इतने KT डिवाइड बाय UF, इतने टोटल इलेक्ट्रॉन स्टेल रीजन में होंगे। और फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अकॉर्डिंग आपके पास जो N इफेक्टिव जो सो रफली ओनली फ्रैक्शन ऑफ KT डिवाइड बाय UF आपके पास ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर इन द टेल रीजन। टेल रीजन आपके पास जो है इस ग्राफ में अगर देखें तो टेल रीजन आपके पास ये वाली टेल रीजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये टेल रीजन है। तो ये आपके पास टेल रीजन है जिसमें आपके पास सिर्फ टोटल का आपके पास कुछ ही फ्रैक्शन जो कि KT डिवाइड बाय UF ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पर बनेगा। तो N इफेक्टिव जो आपके पास है ये आपके पास हो गया KT डिवाइड बाय UF इंटू N। तो अगर आप इस इक्वेशन में N इफेक्टिव की वैल्यू पुट करें कि N इफेक्टिव अगर आप लिखो KT डिवाइड बाय UF, तो ये आपका बनेगा KT डिवाइड बाय UF इंटू 3/2K। और इसको कैलकुलेट करके अगर हम लिखें तो आपके पास टोटल जो है CV स्पेसिफिक हीट जो है वो आपके पास आ जाएगी। स्पेसिफिक हीट इज अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेशन हमने लगाया है,
रफली एस्टिमेशन किया है कि कितना आएगा, एक्चुअल जो है वैल्यू हमने नहीं निकाली है। तो रफली हमने फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर ये रफली एस्टिमेट किया है। तो ये आ जाएगा, आपने अगर आप निकालो तो ये एन इफेक्टिव की वैल्यू, ऊपर वाली इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास, इसमें सब्स्टिट्यूट की है, इस वाले इक्वेशन में एन इफेक्टिव की वैल्यू। तो एन इफेक्टिव की वैल्यू जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये दिस इज रफली इक्वल टू 3/2 एन के इंटू के टी डिवाइड बाय यू एफ। तो रफली हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज म्यू, म्यू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, म्यू टाइम्स 3/2 आर टी डिवाइड बाय टी एफ, टी एफ वेयर यू एफ इज के टाइम्स टी एफ। तो यू एफ की ये वैल्यू जब हम यहाँ प्लग इन करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपके पास के टी डिवाइड बाय के इंटू टी एफ आ जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, एन के इज आर, तो 3/2 आर इंटू टी डिवाइड बाई टी एफ, और ये कांस्टेंट सम जो अप्रोक्सीमेशन कांस्टेंट है वो लिया हुआ है हमने, ये म्यू सम कांस्टेंट है। तो अप्रोक्सीमेटली आपने देखा कि ये कंट्रीब्यूशन अब की बार 3/2 आर ना आके 3/2 आर मल्टीप्लाइड बाय टी ओवर टी एफ इसके प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और इस फ्रैक्शन जो आपके पास टी डिवाइड बाई टी एफ है, इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ये आपके पास प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे आपके पास सारे इलेक्ट्रॉन जो है स्पेसिफिक हीट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, क्योंकि आपके पास टी एफ की हमने वैल्यू एस्टिमेट की थी, तो टीएफ की एस्टिमेशन वैल्यू 10⁻⁴ केल्विन के अराउंड जाके आती है। तो ये आपके पास है, टीएफ इज वेरी वेरी हाई, और अगर आप टी जो स्मॉल टेम्परेचर्स पे ये वैल्यू देखो, तो ये जो वैल्यू है आपके पास, ये टी ओवर टीएफ, ये बहुत छोटी निकलेगी, दिस वैल्यू इज क्वाइट स्मॉल। और इसका मतलब आपके पास क्या है कि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी मच लेस देन क्लासिकल स्पेसिफिक हीट 3/2 आर, जो आपने प्रेडिक्ट की थी पहले 3/2 आर क्लासिकली इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, उससे बहुत छोटी होगी, क्योंकि आपने एक फैक्टर ये भी मल्टीप्लाई कर दिया है जो कि एक से बहुत स्मॉल है। ऑल्सो दिस इज नॉट आपने देखा था कि क्लासिकली आपके पास जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जो आपके पास स्पेसिफिक हीट आ रही थी इलेक्ट्रॉन की, लेकिन यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर की डिपेंडेंसी आ रही है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, अगर हम यहाँ देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू गामा टाइम्स टी, वेयर गामा इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सो एट रूम टेम्परेचर अगर हम देखें, कंट्रीब्यूशन जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन है, दैट इज कंप्लीटली मास्ड बाय मच लार्जर लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन। और एट लो टेम्परेचर अगर हम देखें तो डिबाई की थ्योरी ने जो प्रेडिक्ट किया था, लेटेस्ट का कंट्रीब्यूशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की क्यूब। तो आपके पास CV एट लो टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर क्यूब, देयरफॉर एट लो टेम्परेचर हम इसको लिख सकते हैं कि आपके पास स्पेसिफिक हीट जो कि दो कंट्रीब्यूशन से मिलके बना है, वन इज इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन आपके पास, और दूसरा आपके पास है लेटिक्स कंट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन आप लिख सकते हो गामा टाइम्स टी, और आपके पास दूसरा जो लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है A टाइम्स टी क्यूब। अगर आप लो टेम्परेचर पे देखें तो जब आप टी क्यूब करते हैं तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी लो टेम्परेचर पे, इन कंपैरिजन ऑफ दिस ये वैल्यू आपके पास जो है इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा। तो एट लो टेम्परेचर इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है। और अगर हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को प्लॉट करें, इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं कि C/T इक्वल्स टू गामा प्लस AT², इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अगर हम ये प्लॉट करें कि आपके पास T² वर्सेस CV/T, आपके पास ये क्वांटिटी जो CV/T है इसको प्लॉट कर रही हूं मैं, इसको प्लॉट करूं विद रिस्पेक्ट टू T², तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आप ले सकते हो जिसका स्लोप A के प्रोपोर्शन A है, और जिसका जो है इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे गामा है। तो ये इंटरसेप्ट आपके पास गामा की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, और स्लोप वैल्यू A को देगी। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो है ग्राफ है, ये एक्चुअल में जो है अपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपने देखी थी उनके साथ बहुत ही अच्छा एग्रीमेंट है इस प्लॉट का।
तो ये आपके पास कंप्लीटली शो कर रहा है कि जो हमने फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक से ये जूम करके माना था कि सारे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, जो कि आपके पास सिर्फ कुछ ही इलेक्ट्रॉन हैं जो एन इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही आपके पास जो है कंट्रीब्यूट करेंगे। सभी इलेक्ट्रॉन्स जो कि एन इफेक्टिव जो आपने माना था KT डिवाइड बाय UF, इसके प्रोपोर्शनल कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो ये हमने फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग किया था। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ इस तरह से जो हमने स्पेसिफिक हीट निकाली है उसका एग्रीमेंट अच्छा है, तो ये एनोमली आपके पास रिजॉल्व हो। अगर हम थ्योरेटिकली ये वैल्यू फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक से CV ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन अगर हम निकालें, तो ये वैल्यू हमारे पास जो है अगर हम इसको निकालते हैं तो CV आती है हाफ NK पाई स्क्वायर डिवाइड बाई UF इंटू TF। आप UF को ये भी लिख सकते हो कि दिस इज CV इक्वल्स टू हाफ NK पाई इसका होल स्क्वायर, UF की जगह मैं लिख सकती हूँ K टाइम्स TF और T डिवाइड बाय TF। ओके, एंड आपको पता है NK इज R। ये वैल्यू जो है आपके पास है R पाई होल स्क्वायर डिवाइड बाय K इंटू T डिवाइड बाय TF इंटू हाफ। थ्योरेटिकली अगर हम वैल्यू एक्चुअली आपके पास कैलकुलेट करें तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ये आ रही है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो आप गामा की जो वैल्यू है, ये वाली गामा की वैल्यू लिख सकते हो। ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये गामा की वैल्यू। यहाँ पर जो हमने है ये अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन किया था। एक्चुअली अगर हम इसको निकालें, प्रेडिक्ट करें कितनी आ रही है एक्चुअल में वैल्यू, तो आपके पास एक्चुअल वैल्यू आपके पास एक्चुअल वैल्यू आपके पास ये आएगी। ये आप थ्योरेटिकली ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो भी आपके पास एक्स्ट्रा कांस्टेंट है वो इस वाले फैक्टर में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये आपकी स्पेसिफिक हीट है, हीट कैपेसिटी एनोमली की किस तरह से फर्मी डायरेक्ट ने डिस्ट्रीब्यूशन ने रिजॉल्व की। तो ये उसमें फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा कि सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो हीट कैपेसिटी को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, कुछ फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हीट कैपेसिटी को कंट्रीब्यूट करेंगे, जो कि आपके पास KT डिवाइड बाई UF इस फ्रैक्शन जो आपके पास ये कुछ फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इतनी फ्रैक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग टोटल इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सभी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर नहीं रहे, क्योंकि लॉजिकली अगर आप देखो तो जो लोअर स्टेट में है वो थोड़ी सी अगर उनको एनर्जी मिलेगी तो हायर स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकते, क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है किसी और इलेक्ट्रॉन से, और एक स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक है, तो एट लो टेम्परेचर हमने देखा कि मान लो मैंने इस इलेक्ट्रॉन को कुछ हीट प्रोवाइड कर दी, तो ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जंप करके इस स्टेट में नहीं आ सकता, या जंप करके इस स्टेट में नहीं आ सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास फिल्ड स्टेट है। जो हायर स्टेट है जो कि इस रेंज में है, नियर अबाउट KT रेंज में है, वही आपके पास UF के अराउंड KT रेंज में है, वही कंट्रीब्यूट करेंगे। ओनली फ्रैक्शन ऑफ KT डिवाइड बाय UF ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सभी कंट्रीब्यूट आपके पास स्पेसिफिक हीट में नहीं कर रहे। तो इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो गया।